हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के सफलता का मूल मंत्र के बारे में बताने वाला हूं। जिंदगी में सफल होने के लिए ज़्यादा बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे जिंदगी में ज़्यादा सफल होने के लिए ज़्यादा बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी पागलपन जरूरी है। अगर जो आपको जिस दिन कोई व्यक्ति कहने लगे कि पागल हो गया, उसी दिन आप मान लीजिए कि मैं सफल हो गया हूं। तो जिंदगी में बुद्धिमान नहीं होइए, बुद्धिमान रहने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आप में पागलपन आ जाए ना। जिस दिन अगर जो आप में पागलपन आ गया ना, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो बिहार पुलिस का जो आने वाली वैकेंसियां हैं, उसके लिए मैं अभी से आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं। बिहार पुलिस का 2023 में जितना भी उससे संबंधित प्रश्न आने वाली है, मैं औसा क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं। मैं यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो आपको पूछ दे, मैं औसा। और जीके का एक क्वेश्चन होगा, जीके का 50 क्वेश्चन होगी। मैं 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा चुका हूं और मैं पार्ट 2 में मैं टोटल 20 सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा। और 20 सेट से बाहर आपकी उम्मीद करता हूं कि 20 सेट से बाहर जो है किसी एग्जाम में नहीं होगा, पूछेगा बिहार पुलिस के। तो आप हमारे साथ बिहार पुलिस के फुल प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज के क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप भी हमारे साथ बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस कीजिए। आइए हमारे साथ। अब देखिए, मैं बता देता हूं, बिहार पुलिस 2023 महासंग्राम क्लासेस प्रैक्टिस से डेली 50 क्वेश्चन। डेली तो नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं आपको आशा दिलाता हूं कि अब डेली हो ही जाएगी। तो आप लोग भी हमारे साथ मिल करके बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर सबसे पहले चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी क्या चीज़ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र उस सिद्धांत को कहते हैं, यानी उस प्रणाली को कहते हैं जिसके अंतर्गत जनता के द्वारा जनता के लिए जनता ही चुनी जाती है और जनता पर ही शासन करती है। उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि हम लोग ही मिल करके उसको उस गद्दी पर बैठाए हैं और उस गद्दी से जब चाहें उसको हम उतार सकते हैं। उसी को हम उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मूल अर्थ होता है समानता, बंधुता और स्वतंत्रता। ये सब जो होती है, क्या क्या चीज बोले? समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये लोकतंत्र की मूल मंत्र है। आज सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र क्या अभी से आ रही है? नहीं, वैदिक काल के पूर्व से ही लोकतंत्र चलती आ रही है। ये जनता के लिए ही शासन होता है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो क्या चीज है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, यानी सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा परिणाम क्या है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो महत्वपूर्ण निर्णय लेना। ये हो सकता है कि अगर जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का आप जानते हैं कि वोटिंग जो होती है, यानी कि उनमें वोटिंग करनी होती है। हम जिसको चुने वही सरकार बनती है, जिनका ज़्यादा वोटिंग है यानी। तो निर्णय लेना यहाँ तक सही है कि हम निर्णय लोकतंत्र में ले सकते हैं कि किसको हमको वोटिंग देना है और किनको हमको गद्दी पर बैठानी है। शक्तिशाली दमनकारी शासन, क्या हो सकते हैं लोकतंत्र में शक्तिशाली और दमनकारी? बिल्कुल नहीं, ये जनता के लिए शासक होती है। तो ये तो खत्म हो गई। नेक्स्ट जानते, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। हाँ, नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो सकती है कि नागरिक को जवाबदेही दे सकती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं, क्योंकि दो तो सही होने वाला है। तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ये दोनों हो सकती है लोकतंत्र की। यानी कि जवाबदेही, अगर जो जनता सरकार से जवाब मांगती है, तो सरकार जो है जवाबदेही हो सकता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या आपने काम किया है, नहीं काम किया है, इसके लिए। तो ये दोनों हो जाएगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेना और नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हमें जो मदद करती है, उसे हम परिवहन कहते हैं। तो परिवहन देख लेते हैं, एयरवेज, यानी एयर
हवाई जहाज से जाते हैं तो वो भी तो परिवहन हुई, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की साधन होती है तो उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। रेलवे के द्वारा भी हम जा सकते हैं, एयरवेज के भी द्वारा जा सकते हैं, जल मार्ग के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जल मार्ग जो है, जल मार्ग सबसे सस्ता और सबसे सुगम साधन है किसी वस्तु को ले जाना या और किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। और क्या चीज है? रोडवेज। ये चारों जो है अर्थव्यवस्था परिवहन का मुख्य साधन है। लेकिन इनमें से सबसे मुख्य क्या चीज है? तो सबसे मुख्य जो होगा हमारा रोडवेज होगा जो सबसे मुख्य। अब क्यों होगा रोडवेज? मैं ये बता देता हूं कि रोडवेज का मतलब, अगर जो आप जैसे कि एयरवेज से आप जा रहे हैं तो एयरवेज से जा रहे हैं तो कोई एयरपोर्ट पर ही आप उतरिएगा तो वहां से भी रोड का सहारा लेना पड़ेगा आपको। कोई कंपनी में अगर जो जानी है तो फिर अगर जो रेलवे से जाते हैं तो एक स्टेशन पर आप सामान को रखिएगा और वहां से रोडवे के सहारे ही जाइएगा। अगर जो जल मार्ग से जाते हैं तो कोई बंदरगाह पर ही आपकी शिप लगेगी, उसके बाद वहां से रोड के ही सहारे जाना पड़ेगा। तो सबसे सुगम साधन है, जो सबसे सुगम साधन है अर्थव्यवस्था की, उसको हम लोग रोडवेज कह सकते हैं। क्या चीज? रोडवेज कहेंगे। तो आपकी राइट आंसर होगी क्या चीज? रोडवेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या चीज है? रोडवेज है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या चीज है नेक्स्ट। किसान कॉल सेंटर कब बना? किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया है? तो हम जानते हैं कि किसान कॉल सेंटर जो है क्या चीज? किसान कॉल कॉल सेंटर है जो कब बना है और क्यों बनाया गया है किसान कॉल सेंटर को, इसके बारे में। यानी 21 जनवरी 2004 ईस्वी को बना था। कितना? 21 जनवरी और 2004 ईस्वी के। किसान कॉल सेंटर जब बना था तो इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया था, ताकि इसमें 20 भाषा को शामिल किया गया था। आप विभिन्न भाषा में, विभिन्न स्थानीय भाषा में बात कर सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर जो क्या था, किसानों को सहायता के लिए 1800015551, यानी ये जो था फ्री टोल फ्री नंबर था। यानी कि इस नंबर से कोई भी किसान की अगर जो कोई समस्या होती है तो इससे किसान बात कर सकता है सरकार से, और जो सरकार बैठे होते हैं उनसे डायरेक्ट आपको बात होगी इस टोल फ्री नंबर पर। इसमें 22 भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। अगर जो आपको बीज से संबंधित या उर्वरक से संबंधित या फिर किसान योजना के तहत किसान योजना के तहत किसान को सरकार ने 6,000 रुपया 3 किस्तों में देती है। कितने किस्तों में देती है? 3 किस्तों में देती है। 3 किस्तों में जो है सरकार किसान को 3,000 रुपया देती है, यानी पर किस्त 2-2 रुपया, यानी साल में किसान को सरकार ने किसान योजना के तहत किसानों को मदद करने के लिए सरकार ने 6,000 रुपया प्रति वर्ष देती है। और किसान कॉल सेंटर जो है इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में हुई है और टोल फ्री नंबर है 1800-18015551 जो है इसका टोल फ्री नंबर है। इसमें 20 भाषा का प्रयोग किया गया था। आप कोई भी स्थानीय 20 भाषा के प्रयोग करके आप इस टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा लाई गई स्कीम या उससे संबंधित जो किसान से खेती से संबंधित कोई परेशानियां आपको हो रही है, कोई स्कीम आया है लेकिन आप उसके बारे में आपको नहीं मालूम है, तो इस टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो किसान मंत्री अभी कौन है फिलहाल ये भी बता दीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में तो लेटेस्ट भी पूछ देती है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे किसान मंत्री हैं। क्या चीज? नरेंद्र सिंह तोमर किसान और कल्याण मंत्री हैं हमारे। तो किसान कॉल सेंटर कब बना है? तो जनवरी 2004 ईस्वी को बना है। कब बना है? जनवरी 2004 ईस्वी को बना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बता दीजिए आप लोग। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आप लोग बता दीजिए। किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति का। त्वरण का इकाई क्या है?
त्वरण का इकाई क्या चीज है बता दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का इकाई मीटर पर सेकेंड, वेग का इकाई मीटर पर सेकेंड। ऊर्जा का इकाई, ऊर्जा का शक्ति का ऐसा मात्रक, ऊर्जा या शक्ति वाट। क्या चीज? वाट। तो आप लोग क्या चीज, किलो वाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलो वाट घंटा जो है शक्ति की इकाई है। किसके? किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा जो है किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है, ऊर्जा का वाट का से, ऊर्जा की इकाई क्या चीज है? वाट है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज कह रहा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करती है तो कौन से गैस जो है छोड़ती है? तो हम जानते हैं कि पहले जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको हैं। तो प्रकाश संश्लेषण उस क्रिया को कहते हैं, पौधे इसमें स्वयं भोजन बनाती है। और पौधे स्वयं कैसे भोजन बनाती है? यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की उपस्थिति में यदि पृथ्वी से जल और खनिज लवण खींचती है और क्या चीज, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ग्रहण कौन कर रहा है? ग्रहण क्या क्या चीज पौधे कर रहा है अपना भोजन बनाने के लिए? सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पृथ्वी से क्या चीज, जल तथा खनिज लवण को ले रहा है। उसके बाद मुक्त क्या चीज करेगा, कौन सा गैस छोड़ेगा? तो ये ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। यानी कि मानव के विपरीत होता है पौधे में। मानव जो क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो पेड़ पौधे क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो मानव ऑक्सीजन लेता है। तो क्या चीज बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे में होती है तो पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। पौधा जो है कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या चीज है? समीकरण V बराबर AU प्लस AT। समीकरण एक फिजिक्स का समीकरण है। इसका मतलब क्या होता है? वेग समय एक कार्य है। वेग समय का एक कार्य है। क्या चीज? V बराबर U प्लस AT का मतलब होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा केरल। लेकिन हाल फिलहाल के हम इस आंकड़ा को देखें तो केरल में जो है कुछ रबर की उत्पादन कमी है। अगर जो 2022 और 23 की आंकड़ा हम लोग देख लेते हैं, 2023 की आंकड़ा, तो 2022 और 2023 में क्या चीज है, 75 से 80% 75 से 80% रबर का उत्पादन जो है, रबर का उत्पादन सिर्फ अकेले केरल करता है। इसके बावजूद और कौन कौन सा राज्य, असम और त्रिपुरा, असम और त्रिपुरा भी रबर का असम और त्रिपुरा भी रबर का उत्पादन खूब करने लगा है। इसीलिए क्या चीज है, भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करने वाला कौन है? तो सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करने वाला केरल राज्य है। कौन सा है राज्य? केरल है। सेकेंड नंबर में असम है और थर्ड नंबर में त्रिपुरा है। सेकेंड नंबर में असम और थर्ड नंबर में है जो कौन है? त्रिपुरा है। ये रबर के उत्पादन करने में है। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है किसके द्वारा यह कहा गया है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है एक भारत का एक मंदिर है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो सबसे पहले जानेंगे बहुउद्देशीय परियोजना क्या चीज है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, बहुउद्देशीय का मतलब होता है बहुत सारा उद्देश्य। क्या चीज? बहुत सारा उद्देश्य, बहुत सारा उद्देश्य।
बहुत सारा उद्देश्य होता है। यानी कि बहुउद्देशीय का मतलब होता है बहुत सारा उद्देश्य, यानी एक उद्देश्य से नहीं बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा सकती है, इससे कई उद्देश्य जुड़ा रहता है। जैसे कि कौन कौन सा उद्देश्य जुड़ा होता है, जैसे कि हम लोग क्या चीज़ बहुउद्देशीय परियोजना में क्या चीज़ कर सकते हैं, नदी पर बांध बना करके कई योजना कर सकते हैं। जैसे सिंचाई व्यवस्था कर सकते हैं, सिंचाई व्यवस्था कर सकते हैं, और उससे बिजली तैयार किया जा सकता है, पनबिजली जिसको कहते हैं, पनबिजली तैयार किया जा सकता है। पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। मछली पाला जा सकता है, मछली पाला जा सकता है। बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है, बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, आदि कई सारे क्रियाएं हैं जिस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो यानी बहुउद्देशीय का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य से हम लोग जिस काम को करते हैं उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। तो यानी नदी घाटी पर नदी पर जो बांध बनाया जाता है उस बांध को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यह कथन कौन कहे हैं? यह कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे बहुउद्देशीय परियोजना, यानी बहुउद्देशीय परियोजना के मंदिर कहें तो इसमें बहुउद्देशीय का मतलब ही होता है बहुत सारे उद्देश्य। बहुत सारे उद्देश्य से जो योजना बनाई जाती है उसे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। सिंचाई के लिए, बिजली तैयार करने के लिए, मछली पालने के लिए और बाढ़ से नियंत्रण करने के लिए, यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों से किया जाता है। तो यह कथन किसने कहे हैं कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है? कौन नेता कहे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है नदी क्या चीज कहे? बहुउद्देशीय नदी परियोजना, यानी नदी पर के बांध बना करके बहुत सारे उद्देश्य से बनाए जाते हैं बांध, उसे हम लोग नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डिंपिंग का अर्थ क्या होता है? डिंपिंग का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे कि डिंपिंग का अर्थ क्या होता है। तो डिंपिंग मतलब समझ जाइए कि डिंपिंग का अर्थ क्या होता है। क्या चीज है? डिंपिंग। डिंपिंग का अर्थ होता है कि कोई भी माल क्या चीज? कोई भी माल उत्पादन से सस्ता दर पर बेचा जाए, उत्पादन से सस्ता दर पर बेचा जाए, यानी उसे हम लोग डिंपिंग व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई वस्तु उत्पादन किया है, जैसे मैं चावल का उत्पादन किया हूँ, तो चावल का उत्पादन किया हूँ और चावल में मुझे उतना चावल उपजाने में हमें 10,000 की खर्च हुई है, और उसको जब हम बेच रहे हैं तो उससे मात्र हमको 8,000 रुपये की प्राप्ति हो रही है, उसे हम लोग डिंपिंग कहते हैं। यानी कि जैसे कि और भी किसाने पर नहीं हो सकती, जैसे मैं कोई वस्तु 8,000 में खरीदा हूँ और हमको विदेश में निर्यात करना पड़ रहा है हमको 7 रुपया में, तो इसे हम लोग डिंपिंग व्यवस्था कहते हैं। डिंपिंग का मतलब है, समझ जाइए, डिंपिंग यानी डिप्रेशन में चल जाना। आप डिप्रेशन में कब चल जाइएगा? जब आपको घाटा लगेगी तो आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। क्या चीज में चले जाइएगा? डिप्रेशन में। उसे हम लोग डिंपिंग व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो आंसर कौन होगी देख लीजिए, माल को केवल सस्ते कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना, यानी सस्ता कीमत पर आयात करने के लिए निर्यात करते हैं। यानी कि मैं कोई वस्तु, जैसे कि मैं पेट्रोल खरीद रहा हूं अभी 40 रुपये 60 रुपये लीटर में, और जिस प्रकार से मैं नेपाल को 40 रुपये दे दूं, तो मैं आयात किया हूं कोई वस्तु को और उसे सस्ते दर पर मैं निर्यात कर रहा हूं, उसे हम लोग डिंपिंग व्यवस्था कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? डिंपिंग व्यवस्था। तो हमारी जो राइट आंसर होगी वो फर्स्ट होगी।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको मैप दिखाई दे रही होगी, ये आपकी मैप दिखाई दे रही है, और मैप दिखाई दे रही है तो मैं बता देता हूँ कि हिमालय के जो पर्वत है वो इस प्रकार से निकलती है। कोई किस प्रकार से निकलती है? इस प्रकार से निकलती है। और हिमालय के जो है 4 भागों में बटा होता है। हिमालय कितना भागों में बटा होता है? सबसे ऊपरी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। और उससे नीचे वाले जो भाग होता है इसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। क्या चीज़? बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो ये मिडिल वाली है इसको मध्य हिमालय कहते हैं। क्या चीज़? मध्य हिमालय कहते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। और सबसे यह दक्षिण जो यानी सबसे नीचे छोर है उसको हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक या बाहरी हिमालय के भी नाम से जानते हैं, शिवालिक या और बाहरी हिमालय के नाम से जानते हैं। ये 3 जो है यानी कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसकी औसत जो ऊंचाई हम लोग बात कर लेते हैं तो 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। और सबसे हम बात कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पुरानी पर्वत हिमालय में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे जो प्राचीन है यानी सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी कौन है? तो ट्रांस हिमालय जो है सबसे प्राचीन है। और सबसे नवीनतम कौन है? तो सबसे जो नया बना है उसका कौन नाम है? शिवालिक। यानी नवीनतम सबसे कौन है? नवीनतम सबसे कौन है? नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम जो है शिवालिक, ये सबसे लास्ट में बनी है। और बात कर लेते हैं इसका जो विस्तार है नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से लेकर के, नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक? नमचा बरुआ तक, नमचा बरुआ तक, नमचा बरुआ तक, नमचा बरुआ तक है जो इसकी सब कुल लंबाई है। और कुल लंबाई इसकी कितने है? नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक 2400 किलोमीटर। कितना है? 2400 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। इसका आकार जो है ये भी एग्जाम में पूछ दिया है कि इसका आकार कैसा होता है। हिमालय का जो हिमालय है उसका, नेपाल हिमालय का आकार कैसा होता है? तो आकार जो होता है क्या चीज़ होता है? कैसा आकार होता है? तो आकार हो जाता है कैसा? आकार जो हो जाता है वो तलवार नुमा होता है, यानी कि तलवार के टाइप की होती है। तो सबसे नवीनतम कौन है? शिवालिक। और सबसे प्राचीनतम ट्रांस हिमालय। और बात कर लेते हैं सबसे ऊंची हिमालय कौन है? तो सबसे ऊंची यानी कि बृहद हिमालय, यानी 6 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक तो इसकी औसत ऊंचाई है, यानी कि औसत से भी ऊंचा हो सकती है, यानी एवरेज जैसे कि कह सकते हैं। जैसे कि आपको 1 डब्बू खाने के लिए दे दिए तो ये आपको नॉर्मल है कि 1 डब्बू भात आपको दे दिए खाने के लिए, हुमच के 4 डब्बू दे दिए तो ये तो एवरेज हो जाएगा, यानी सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा तो नहीं हो सकता है। तो यानी कि हुमच करके खा लिया है, तो सबसे ज्यादा हुमच करके बृहद हिमालय का है। जितने भी बड़े बड़े हिमालय पाए जाते हैं किस पर? बृहद हिमालय। और एक कौन कौन से देश से टच करते हैं वो पहले देख लीजिए। इधर कौन से देश से टच करते हैं? इधर देख लीजिए, ये पाकिस्तान से भी टच करते हैं। किसे? पाकिस्तान से भी टच करते हैं। चाइना से टच करते हैं। किनसे? चाइना से, नेपाल से, भूटान से और भारत से। और भारत से कितने से? और भारत से। तो यानी कि 5 देशों से होकर के ये जो है गुजरती है। नंगा, इसकी कहाँ से कहाँ तक लंबाई है? नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक। और बात हम लोग कर लेते हैं कि यानी कि सबसे ज़्यादा औषधि और घूरने लायक जगह कौन है? तो मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में है जो सबसे ज़्यादा घूरने और औषधि पे पाया जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुल्लू, मनाली और शिमला जो है, शिमला, ये सब घूरने लायक है। ये सब कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य हिमालय में पाया जाता है। तो बता देते हैं हिमालय कितने भागों में बटा गया है हिमालय को? तो 4 भागों में। ऊपर से आते हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। पूछ दे कि सबसे उत्तरी भाग में कौन है? तो ट्रांस हिमालय। सबसे दक्षिणी भाग में कौन है? तो शिवालिक हिमालय। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था वो देख लीजिए।
हाँ, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, हिमालय के सबसे दक्षिण भागों में क्या है? तो सबसे दक्षिण में बताया हूं कि यानी सबसे निचले भाग में कौन है? तो शिवालिक है। सबसे निचले भाग में कौन है? शिवालिक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अमरबेला किसका उदाहरण है? अमरबेला, अमरबेला आप जानते हैं किसको कहते हैं? अमरबेला किसका है? तो यानी कि जैसे कि ये पेड़ पौधा है, क्या चीज़ है? ये पेड़ पौधा है, ये पेड़ हो गई हमारी, ये पेड़ हो गई। इस पेड़ पर क्या होता है कि एक प्रकार के लत्ती टाइप के जो होती है वो चढ़ जाती है। इस पेड़ को चारों तरफ क्या चीज़ घेर लेती है। ये पेड़ को क्या चीज़ करती है? चारों तरफ घेर लेती है। और पेड़ अपना ही भोजन, अमरबेला जो होता है अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाता है, यानी कि स्वयं नहीं बनाता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो यानी पेड़ जो भोजन बनाता है उसी भोजन को ये करता है। ये जो अमरबेला होता है बहुत सारे औषधियों में काम करती है, जैसे जोड़ों का दर्द में काम करती है, और बहुत सारे रोग होती है जैसे कि बुखार में भी ये काम करती है, और नोचली खुजली जो हो जाती है, दाद खास में, ये बहुत सारे बीमारियों में काम करती है अमरबेला। ये बहुत ही जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि के लिए हम लोग कह सकते हैं कि औषधि के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो अमरबेला होता है यानी कि पेड़ पर या छोटे छोटे पौधे पर देखेंगे लतरी टाइप के जो लटका हुआ रहता है, यानी महीन महीन धागा से वो पेड़ करके जकड़ के पकड़ा हुआ रहता है, उसे ही हम लोग अमरबेला कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? अमरबेला करते हैं। तो ये भोजन कैसे करता है? तो ये परजीवी है, यानी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। तो अमरबेला भी है वो दूसरे यानी पेड़ पौधे पर आश्रित है, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। तो किससे पर है? परजीवी है। देख लेते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में क्यों बनाया गया? यानी कि हम बता देते हैं उपभोक्ता कानून जो आया है, ये पूछ देगा उपभोक्ता कानून, उपभोक्ता कानून क्या चीज़ है और किस लिए आया है और कब आया है? तो उपभोक्ता कानून सबसे पहले जान लेते हैं 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को आया था। कब आया है? 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को। अब उपभोक्ता का अर्थ हम लोग जानेंगे, तो उप और भोक्ता, क्या चीज़? भोक्ता। उपभोक्ता का मतलब दो भाग में इसको तोड़ दिए, यानी उप अभोक्ता, यानी कोई वस्तु को भोग करने वाला, कोई वस्तु को ग्रहण करने वाला को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता जो है सबसे पहले हमारे जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी 1986 ईस्वी में 24 दिसंबर को राजीव गांधी थे, उन्हीं के शासनकाल में यह उपभोक्ता कानून आया है। और उपभोक्ता कानून को जो है बहुत अहमियत दे गई है। यानी उपभोक्ता का मतलब आप अगर जो किसी भी ग्राहक से आप बेईमानी करते हैं या किसी भी ग्राहक को आप बढ़िया वस्तु कहकर उसे खराब वस्तु दे देते हैं, तो इस प्रकार से आपको उपभोक्ता कानून यानी आप केस करिएगा तो उस पर पकड़ा जाएगा। जैसे कि आप उपभोक्ता का मतलब मैं बता देता हूँ, कोई भी दुकानदार MRP से ज़्यादा रेट पर वो वस्तु को नहीं बेच सकता है। अगर जो कोई दुकानदार ऐसा हो MRP से ज़्यादा रेट पर बेचता है तो उस पर आप तुरंत के FIR दर्ज करवा सकते हैं, और कोर्ट जो है इस पर तीव्र एक्शन लेती है, बहुत जल्द ही एक्शन लेती है और उसे गिरफ्तारी कर सकता है। आप देखते होंगे कि जब आप स्प्राइट या कोई मजा वाला बोतल लाने जाते होंगे, पीने ठंडा लाने जाते होंगे, तो आप उसमें रेट लिखा हुआ रहता है 95 रुपया और वो देता है 100 रुपया में, और आप पूछते होंगे कि 95 की वस्तु आप 100 में क्यों दे रहे हैं? तो वो बोलता होगा कि ठंडा करने के लिए मैं 5 रुपया ले रहा हूं। हालांकि ऐसा लेना उचित नहीं है कानून में। अगर जो आप केस कर सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं थाना में कि ये 95 MRP है और हमसे 100 लिया है, तो उस पर तीव्र एक्शन ली जाएगी। क्या चीज़? तो उसी को हम लोग यानी ये नहीं कि खाने पीने वाले वस्तु और रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया और कूलर हो गया, AC हो गया, सभी पर यानी कि कोई भी MRP से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। तो क्या चीज़ है? उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 ईस्वी में क्यों बनाया गया है? तो क्यों बनाया गया? उपभोक्ताओं की बेईमानी से बचाया जा सकता है, बिल्कुल सही। सुरक्षा के अधिकार प्राप्त करने के लिए, यानी जो हमारा अधिकार है उसके सुरक्षा के लिए, ये भी सही। ग्राहकों की शिकायत को सरल और तीव्र से कम खर्चे में दूर किया जा सकता है। इसके लिए तब मैं अभी बताया हूँ कि यानी कि उपभोक्ता केस करेगी तो इस पर तीव्र एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए क्या
जा सकता है। तो यानी इस सभी कार्यों के लिए जो है उपभोक्ता कानून बनाई गई है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 ईस्वी में बनाई गई। ये भी पूछ देगा कि कब बनाई गई है, तो 24 दिसंबर को बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 हो तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जानते हैं कि फर्स्ट एक कक्षा हो गई, ये सेकेंड कक्षा हो गई, ये थर्ड कक्षा हो गई, और इसका फार्मूला एक होता है 2n²। क्या चीज़ होता है? 2n²। यानी पहली कक्षा में है जो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकती है, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में नहीं रह सकती है। तो क्या पूछा है? 14 संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? यानी कि एक परमाणु, तो परमाणु में ये जिस प्रकार से एक परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी रह सकती है? तो देख लीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 2 को तो मैं 10 इलेक्ट्रॉन रख दिया हूँ, लेकिन मैं बताया हूँ कि बाहरी कक्षा में जो है, बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन वाली बोली है, तो 8 और 2 10, अतः बाकी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कम इलेक्ट्रॉन घूर सकता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उसमें नहीं घूर सकता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं घूर सकता। अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई तो मैं नेक्स्ट कक्षा बना दूंगा, और नेक्स्ट कक्षा आप पूछ देंगे कि इसमें हम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? तो देख लीजिए, 2 पहले गिन लेंगे क्या को कक्षा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट गिन लेंगे, 1 2 3, कितना 3, यानी n की संख्या कितना है? 3, तो 3n², यानी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 गुने 2 यानी 18, यानी इस कक्षा में होगी जो 18 रहेगी। इसी प्रकार से 2n² से हम लोग आसानी से निकाल देंगे। तो यह पूछ रहा है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यानी इस इलेक्ट्रॉन जो होती है लास्ट में होती है, और बीच में होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। तो लास्ट में कितना हो सकती है? 4 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर दिया गया है। क्या चीज़? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है जो हमारी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, कितना वजन होता है भाई चंद्रमा पर एक वस्तु का वजन? यानी कि आप देखते होंगे कि अगर जो कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जा रहा है, तो चंद्रमा पर जाते वक्त देखते होंगे कि उसको मोटा क्यों मोटा क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि चंद्रमा पर जो है मनुष्य का भार 1/6 हो जाता है। यानी कि अगर जो आपका वजन सपोज दैट 60 kg है, अगर जो आप चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या मैं बोला हूँ 1/6 हो जाता है, तो गुने कितना 60, यानी चंद्रमा पर आपकी वजन जो हो जाएगी 10 kg, यानी कितना 10 kg हो जाएगी। तो 1/6 हो जाती है वजन, यानी आपको पृथ्वी पर 60 kg वजन है, अगर जो आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आप 10 kg हो जाइएगा। इसीलिए उसको जो है कि चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति, एस्ट्रोनॉट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति को मोटा बना दिया जाता है, खूब मोटा, ताकि वो चंद्रमा पर भी जाए तो उसका वजन 60 किलो ही रहे, उसको ऐसा अनुभव ना हो कि हम बुल ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे, हम उड़ रहे हैं, ऐसा भी अनुभव होगा। अगर जो हमारी वजन डायरेक्ट कम 10 kg ही कमाया जाए तो हमें लगेगा कि हमारे में कुछ वजने नहीं है। तो इसीलिए चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति को उसको ड्रेस पहनाया दिया जाता है, मोटा ताजा खूब कर दिया जाता है, ताकि उसको वजन का अनुभव नहीं हो। तो क्या चीज? पृथ्वी की सतह पर वजन का, पृथ्वी पर जितना वजन होता है उसका कितना 1/6, यानी पृथ्वी का वजन 60 का मतलब गुना 1/6 होता है, यानी कि 1/6 जो है चंद्रमा पर वजन होता है पृथ्वी के वजन का। नेक्स्ट दे ले, आर्यभट्ट एक महान थे। आर्यभट्ट भाई क्या है बता दीजिए? तो यह एक खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्री का मतलब क्या होता है? यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जो बताता है उसे हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जिनका जन्म पाटलिपुत्र हमारे पटना में ही हुई है, आर्यभट्ट, और इन्होंने सबसे पहले जब मशीन नहीं निकला था तो इन्होंने मशीन निकलने से पहले इन्होंने बता दिए हैं कि पृथ्वी कितना समय में
में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, कितना समय में दिन और रात होती है, सूर्य से पृथ्वी की कितना दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की कितना दूरी है, पृथ्वी से मंगल की कितनी दूरी है, सारा दूरी इन्होंने बिन देखे बता दिए थे। यानी कि आर्यभट्ट जो है एक खगोल शास्त्री हैं, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जो बताते हैं उसे हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। और ये जब मशीन से नापी गई तब ये लगभग जो है आंकड़ा समान ही निकला। तो आर्यभट्ट क्या है, एक खगोल शास्त्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रोहित। ओहो, ये तो मैथ आ गई। अच्छा, टाइपर की दिक्कत है, मैं मैथ बता दूं क्या? अच्छा, बिहार पुलिस में मैथ पूछ देती है, तो मैथ आ गई है तो मैं मैथ भी बता ही देता हूं। रोहित ने एक साइकिल 1000 में खरीदा। कितना में खरीदा है? तो खरीदा, लिख लीजिए, खरीदा फार्मूला तो हम से कोई मतलब नहीं, आप जनरल कंपटीशन के फार्मूला नहीं भी याद है, कॉन्सेप्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 में इन्होंने खरीदा, एक साइकिल के कितना में खरीदा? 1000 में, तथा इसको 1200 रुपया में बेच दिया। और बेचा कितना में बेच दिया है? 1200 रुपया में बेच दिया है। तो लाभ प्रतिशत निकाले तो इनको कितना का लाभ हुआ है? यानी कि एक वस्तु को हम खरीदे 1000 में और 1200 में बेच दिए, तो कितना का लाभ हमें हो गया? 200 रुपया का हमें 200 रुपया लाभ कमा लिए हैं। और कितना से हम लोग कितना से लाभ कमाए हैं? तो 1000 से कमाए हैं, तो 1000 से हमने लाभ कमाया है। और प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग जानते हैं कि 100 से गुना करते हैं, 00 से 00 खत्म, 10 से 10 खत्म। यानी रोहित को जो है एक साइकिल खरीदा है तो उसको 20% की लाभ हो गई है। कितना के? 20% की लाभ हो गई है। मैं जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में टाइपर जो है दे दिए हैं मैथ, तो कोई बात का नहीं, मैं मैथ भी आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज़ है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है मैं वो भी बता देता हूँ, बढ़िया से आपको मैप में मैं समझा देता हूँ, ताकि आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं सामना करना पड़े। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो आपको मैप पर कमांड रहेगी तो आप अच्छा से भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए, मैंने बताया हूं कि हिमालय के जो पहाड़ियां हैं इस प्रकार से नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक चलती है। और तक क्या चीज़? हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में क्या था? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो देख लीजिए, आंध्र प्रदेश तो यहाँ है, तो नेपाल में यहाँ बताया हूँ कभी, तो आंध्र प्रदेश नहीं होगी। महाराष्ट्र देख लीजिए, यहाँ है, महाराष्ट्र में कभी हो सकता है नहीं। मैं तो बता रहा हूँ कि हिमालय के जो शिवालिक पहाड़ियाँ यानी शिवालिक यही पहाड़ियाँ मैं बता दिया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय तो यहाँ से यहाँ गुजर रही, तो इसमें क्या महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आ रही है? नहीं। और एक है क्या चीज़? गुजरात है, तो गुजरात में हो सकता है? गुजरात तो इधर है, हो ही नहीं सकता है। और हिमाचल प्रदेश बोला है, तो यह देखिए हिमाचल प्रदेश जो है यह है। तो राइट आंसर यानी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है शिवालिक की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने का इकाई को क्या कहते हैं? बता दीजिए। विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए क्या चीज़? वोल्ट का उपयोग करते हैं। किसका? वोल्ट का उपयोग, किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट का उपयोग करते हैं। धारा के ओम और क्या चीज? जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अपरदन, भूमि अपवर्दन का मुख्य कारण क्या चीज है? सघन कृषि यानी घनिष्ठ कृषि। अपवर्दन का मतलब होता है भूमि का क्षय होना। भूमि क्षय हो रहा है, भूमि बर्बाद हो रही है, भूमि में उतना उपजाऊ नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण है? सघन कृषि यानी कि उसमें घनिष्ठता से कृषि की कार्य की जा रही है, जिससे पंजाब में क्या चीज़ है? भूमि का अपरदन हो रहा है। अपरदन मतलब भूमि की जो है क्या चीज़? बर्बादी हो रही है। भूमि का जो है बर्बादी हो रही है, तो किस कारण से हो रही है? सघन कृषि के कारण हो रही है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास से क्या अभिप्राय है? इसको बता दीजिए।
सतत विकास। क्या चीज? सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या चीज होता है उसको देख लीजिए। सतत विकास का मतलब होता है, सतत विकास का मतलब होता है क्या चीज? सतत विकास का मतलब यानी कि वर्तमान विकास और आने वाले पीढ़ियों का भी विकास, और आने वाले पीढ़ियों का विकास होता है, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। यानी कि वर्तमान विकास और आने वाले पीढ़ियों को विकास हम करते हैं, उसे क्या चीज़? सतत विकास कहते हैं। जिस प्रकार से कैसे क्या चीज़ हो सकता है इसमें? ग्रामीण जल योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण बता देता हूँ, ग्रामीण पेयजल योजना, सड़क योजना, आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटा भगाओ योजना, ये भी तो योजना है समाज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटा के क्या करो? भगाओ। सरकार को ऐसा स्कीम नहीं लाना चाहिए। आप सरकार में है, समानता का अधिकार देना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता है। बेटा के लिए भी कुछ योजना निकालनी चाहिए आपको। तो बेटा के लिए कोई योजना नहीं, सब चीज़ बेटिए के लिए होगा, संरक्षण बेटियों के लिए होगा। बेटी तो इस योजना को तो हम कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा भगाओ योजना। तो यानी कि ये सब यानी क्या चीज़? पेयजल योजना हो गई, आवास योजना हो गई, सड़क योजना हो गई, और क्या चीज़? पेयजल योजना हो गई, और आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गई, स्ट्रीट लाइट योजना हो गई। प्रधानमंत्री की तरफ से कई योजनाएं लाई जा रही है, हमारे राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं लाई जा रही है। यानी कि वर्तमान पीढ़ी को भी विकास करने के लिए बात कही जा रही है, और भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए भी बात कही जा रही है। इसी को हम लोग क्या चीज़? सतत विकास कहते हैं। यानी एक विकास को नहीं देखेंगे वर्तमान या फ्यूचर के विकास को, हम लोग दोनों विकास को देखते हुए चलेंगे आगे। इसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? इसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। तो ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण दूषित हो। क्या पर्यावरण दूषित होगा हमारा विकास से? नहीं, ऐसा विकास नहीं चाहिए। तो आने वाले पीढ़ियाँ तो खत्म हो जाएगी। ऐसा विकास जो कुछ समय के लिए हो, कुछ समय के लिए, मैं तो बोला हूँ फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों होनी चाहिए। विकास जिससे पर्यावरण का कोई हानि ना पहुँचे, बिल्कुल सही, पर्यावरण का हानि कुछ ना पहुँचे, और पर्यावरण यही होगी हमारी राइट आंसर। अगर जो पर्यावरण की कोई हानि नहीं होती है तो क्या चीज़? हमारी आने वाले पीढ़ियों को ये फायदेमंद के लिए होगा, ये टिकाऊ होगा। इसी को हम लोग सतत विकास योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पोलियो तथा चेचक। पोलियो और चेचक की बीमारी के होने का कारण क्या चीज़ है? विषाणु। विषाणु के द्वारा जो क्या चीज़ होता है? पोलियो और चेचक जो बीमारी होती है वो विषाणुओं के द्वारा होती है। अभी देख रहे हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, और जो है चेचक जो काफ़ी ज़ोरों शोरों से पकड़ा हुआ रहता है यह बीमारी। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? बता दीजिए भाई। इलेक्ट्रिक रे, ये तो यही शार्क भी मछली है, व्हेल मछली है, रेहू भी मछली है, तो इलेक्ट्रिक रे जो है मछली नहीं है। तो इस प्रकार से बिहार पुलिस में जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाया हूँ, और बिहार पुलिस में इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आती है। मैं आपको 20 सेट करवाऊंगा, और 20 सेट में मैं इसका जो है, और मैं इसको फुल डिटेल के साथ दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं टिक मरवाते जा रहा हूं। तो हमारे साथ बने रहिए और अंत तक प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ बिहार पुलिस के क्वेश्चनों को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर सभी अस्थायी सदस्यों का नाम बताएं। नाम बताएं यानी संयुक्त यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ का गठन 1945 ईस्वी में हुआ था। 1945 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? जब हमारे दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चली थी, तो एक विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था ताकि फिर से तीसरा विश्व युद्ध ना हो। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर के 1918
1918 ईस्वी तक हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 ईस्वी से लेकर के 1935 ईस्वी तक हुई थी, 1945 ईस्वी तक। 1945 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया था, जिसमें प्रमुख 6 अंग हैं। प्रमुख अंग कितना है? यूएनओ का प्रमुख अंग कितना है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। इसमें से एक क्या चीज है? एक जो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद जो है इसका मुख्य होता है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में जो होते हैं 15 सदस्य में अस्थाई सदस्यों की संख्या जो होती है, अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 होती है। अस्थाई के सदस्यों की संख्या जो होती है, अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 होती है। क्या चीज होती है? 10 होती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर जो किसी देश में हमला होती है या कोई देश पर कोई भी हमला होता है तो सभी मिलकर उसका बचाव करेंगे, उसका फैसला करेंगे, उस पर कानून बनाया जाएगा। यह जो है यानी कि तीसरा विश्व युद्ध हम नहीं होने दे, यही है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है। तो इसमें क्या पूछ रहा? अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है। तो कौन कौन हो सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या चीज? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, यही जो है क्या चीज़ है? अस्थाई सदस्य हैं। कौन है अस्थाई सदस्य? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और क्या चीज़? ब्रिटेन। क्या चीज़ यहाँ कर लीजिए? ब्रिटेन जो है यही है सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य। अब बात कर लेते हैं भारत क्या अस्थाई सदस्य है? तो भारत जो है अस्थाई सदस्य है। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 साल के लिए होता है। भारत भी इसका असदस्य कार्यकाल था। दिसंबर महीने में भारत का जो है कार्यकाल 2 साल के लिए पूरा हो गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ये भी करंट में पूछ देगी, आपको याद रखनी होगी कि यह अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है वो कितने महीने के लिए जो है, किस देश को 1 महीने के लिए जो है इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो भारत के लिए जो है 1 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हम पहले बता देते हैं, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, यानी गुड्स सर्विस टैक्स, यानी जो सामान पर वस्तु पर जो टैक्स लगाई जाती है उसको हम जीएसटी कहते हैं। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी आया है। कब? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। और सबसे पहले लाने वाला राज्य कौन है? तो लाने वाला राज्य जो हमारा है असम है। और जीएसटी कहाँ से चुराया गया है, यानी कि कहाँ से लाया गया है, इसको हम कह सकते हैं। किस देश से जीएसटी को लिया गया है? तो यह जो है फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। कैमा संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया है? तो 122वां जो संविधान संशोधन 2016 ईस्वी में हुआ है, इसके तहत है जो जीएसटी लाया गया है। जीएसटी कौन सा कर है ये भी पूछ देता है। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। क्या चीज है? जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो हम लोग डायरेक्ट किसी को टैक्स भरते हैं। जैसे कि आप लोग ऑटो वाला के देखते होंगे, तो ऑटो वाला क्या चीज़, जहाँ जहाँ टैक्स कटती है रोड वगैरह वाला, तो आप देखते होंगे कि टेम्पू ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर जो कोई भी होते हैं, वो जहाँ टैक्स बनती है वहाँ डायरेक्ट उसके हाथ में टैक्स देता है। तो डायरेक्ट उससे मिले तो अप्रत्यक्ष कर, और जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर। हम लोग सरकार का टैक्स देते हैं, चाहे कोई दुकानदार सरकार का टैक्स देता है, यानी उपभोक्ता हुए से बन जाता है कि इस सामान पर आपको इतना जीएसटी लगेगा, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते हैं कि हम किसको जीएसटी दे रहे हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जिसको हम देख लेते हैं कि हम किसको दे रहे हैं, उसे हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अपनाने वाला राज्य कौन है? असम जो है सबसे पहले जीएसटी को अपनाया है। पानी रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाले रसायन का नाम बतावे, यानी कि
पानी को उपयोग करने वाले। तो क्लोरीन और ओजोन जो है दोनों जो है पानी को रोगाणु से मुक्त करने के लिए, यानी पानी में जितने भी वायरस कीटाणु जो पाए जाते हैं, देखते होंगे जिसको हम कहते हैं कि अगर जो गंगा जी का पानी में तो कीटाणु रहता नहीं, लेकिन उसमें भी यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी एक पवित्र नदी है, तो हम लोग सब का बहाव कर देते हैं, उसमें नहाते उहाते हैं नदी में, तो नदी का जल और क्या चीज़ उसमें जो है बड़े बड़े कल कारखाने के अवशिष्ट पदार्थ भी गिराए जाते हैं, जिसके कारण नदी का जल क्या चीज़ हो गया है, दूषित हो गया, उसको पी नहीं सकते। यानी पीने लायक बनाने के लिए उसको रोगाणु मुक्त करना होगा। तो रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन कौन से रसायन उसमें देनी होगी, तो क्लोरीन और ओजोन जो हैगा यही दोनों होगा जो इसमें देनी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो, ये देख लीजिए जिस प्रकार से ये भारत है, मैं भारत बना दिया हूं, ये भारत है, ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। तो आरावली पर्वत जो है इस क्षेत्र में दिखाई देता है कि इस क्षेत्र में यानी गुजरात के क्षेत्र में, गुजरात राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें जो है आरावली पर्वत आपको दिखाई देती है। तो आरावली पर्वत जो है, आप बताते हैं आरावली पर्वत, इसकी जो है कुल ऊंचाई 1727 मीटर है। कितनी है आरावली पर्वत की ऊंचाई? 1727 मीटर है। इसकी लंबाई अगर जो हम बात कर लेते हैं तो 690 किलोमीटर है। कितना? 690 किलोमीटर, यानी कि गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई है 690 किलोमीटर। आरावली पर्वत को ऐसा कहा जाता है कि आरावली पर्वत सिर्फ भारत का ही सबसे प्राचीन पर्वत नहीं है, बल्कि आरावली पर्वत जो है दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। आरावली पर्वत ही भारत को दो हिस्सों में बांटता है, यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जो है भारत को दो हिस्सों में बांटती है। तो कौन पर्वत बांटती है? आरावली पर्वत जो है भारत के दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन की मदद से जल परिवहन में मदद करता है, वह उत्तक का नाम बताएं तो जो जल परिवहन में मदद करता है। तो आप जान लीजिए कि जो जल परिवहन और भोजन परिवहन, क्या चीज? जल परिवहन, जल परिवहन और भोजन परिवहन करने का काम दो ही उत्तक करता है। आपको ध्यान देनी होगी, परिवहन करने के लिए कितना? दो उत्तक काम करता है। एक तो जल को ले जाता है, एक और भोजन को लाता है। तो जल, जैसे जल, और जैसे क्या चीज हो जाएगा? जाइलम। क्या चीज? जाइलम। जाइलम उत्तक जो है जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, और भोजन को परिवहन करने में कौन उत्तक होता है? फ्लोएम। कौन सा होता है? फ्लोएम। फ्लोएम जो उत्तक है, फ्लोएम उत्तक पेड़ पौधे के जो होते हैं वो किस काम को करते हैं? यानी कि जाइलम और फ्लोएम उत्तक, जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक है उसको हम लोग संवहन उत्तक के नाम से भी जानते हैं। कौन उत्तक के नाम से जानते हैं? संवहन उत्तक के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन उत्तक के नाम से जानते हैं। तो उत्तक जो पौधा में जल ले जाता है, तो जैसे जल और जैसे जाइलम, और दो ही संवहन उत्तक का काम करता है, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या चीज? संवहन का काम करता है। तो यानी जल ले जाने में कौन उत्तक काम करता है? जाइलम। कौन उत्तक? जाइलम। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है। अब बात कर लेते हैं दास कैपिटल के बारे में। क्या चीज? दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक जो है इसको हम लोग समाजवादी का बाइबल भी कहते हैं। क्या चीज? समाजवादियों का बाइबल भी कहते हैं। समाजवादियों का क्या चीज? बाइबल। समाजवादियों का बाइबल भी किसे कहते हैं? दास कैपिटल नामक पुस्तक के। और कार्ल मार्क्स यह इस पुस्तक को क्या 1867 ईस्वी में लिखे हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ है? तो कार्ल मार्क्स कहाँ है? ये जर्मनी का है। कहाँ के हैं कार्ल मार्क्स? जर्मनी का है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ है। एक किस परिवार में हुआ है? तो एक यहूदी परिवार में हुआ है।
किस परिवार में हुआ है? यहूदी परिवार में हुआ है। तो और इनका जो कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ है? तो 1847 ईस्वी में जेनी के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? जेनी के साथ हुआ है। तो ये भी पूछ सकती है। तो यानी कि कार्ल मार्क्स यानी दास कैपिटल पुस्तक है, ये भी एग्जाम में पूछ देती है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल इन्हें क्या कहा जाता है? पहले जो थी जितनी भी पुस्तक आ रही थी वो पुस्तक आती थी अमीर लोगों पर, यानी कि राजा के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन समाज में स्वतंत्रता दिलाने के लिए मजदूर वर्गों के लिए किताब लिखी गई है, तो दास कैपिटल लिखी गई है। और समाज में समानता लाने के लिए जो है यह पुस्तक लिखी गई है। यही कारण से दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो दास कैपिटल पुस्तक कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स लिखे हैं। मानव खोपड़ी में कुल कितना, यानी मानव के जो खोपड़ियां हैं इसमें कुल कितना हड्डी होते हैं? तो 22 हड्डी होते हैं। अरब सागर में स्थित भारत द्वीप समूह का नाम बताएं। अरब सागर में स्थित जो भारत है उसका जो है क्या चीज? उसका द्वीप समूह का नाम बताएं। कौन द्वीप है? तो देख लीजिए, ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। तो इधर हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी है। कौन है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। इधर जो पड़ता है अरब सागर। इधर क्या चीज? अरब सागर। इधर अरब सागर है और इधर की हम लोग बात कर लेते, सॉरी, इधर हिंद महासागर है। क्या चीज है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। इधर जो है हिंद महासागर और इधर को हम लोग क्या चीज कहते हैं? अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर। तो इधर जो है अंडवा क्या चीज है? दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप ये सब जो है द्वीप समूह इधर पड़ता है। अंडमान निकोबार की इधर बात कर लेते तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर पाया जाता है। और जो इधर हमारे पंबन द्वीप हो गई और क्या चीज, श्रीलंका और लंका जो है अरब सागर में पाया जाता है। तो पूछ रहा अरब सागर में कौन सा द्वीप पाया जाता है? तो ये देख लीजिए अरब सागर में कौन सा, आप मैप पर याद रखेंगे तो आप भूत लाएंगे कभी नहीं, भूलिएगा कभी नहीं। अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप समूह का नाम बतावे तो अरब सागर में तो मैं बताया हूँ कि लक्षद्वीप ही पाया जाता है। नहीं दिल्ली। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहती है। तो वैज्ञानिक किसके द्वारा बताया गया है? जैसे कि मैं एक परमाणु बना लेता हूँ। क्या चीज़ है? परमाणु है। परमाणु की बाहरी कक्षा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन घूरते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश रहता है? ऋणात्मक। जो है क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन इस पर घूमता हुआ रहता है। तो यह किसने बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन, कौन वैज्ञानिक हैं जो बताए हैं कि एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में घूमते हुए रहती है? तो ये बोर बताए हैं, नील्स बोर जो है इन्होंने बताए हैं। नहीं दिली। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा को पैदा करने के लिए हम लोग जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा को पैदा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोयला से किया जा सकता है परमाणु ऊर्जा की पैदा, और उसके बाद पेट्रोल हो गई, गैस हो गई, और भाप से हो गई। भाप से हम लोग भाप इंजन देखते होंगे कि पहले भाप ही चलती थी, तो भाप हो गई, भाप इंजन हो गई। भाप से जो परमाणु तैयार किया जा सकता था। कोयला भी है, कोयला भी है। उसके बाद क्या चीज़ कह सकते हैं हम लोग? पेट्रोलियम हो गई, और क्या चीज़ हो गई? पेट्रोलियम और गैस। ये सब से हम जो है क्या चीज़? परमाणु तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे सटीक हम बताते हैं कि सबसे सही तरीका है जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो यूरेनियम। अगर जो एक गैस सिलेंडर में यूरेनियम भर दिया जाए ना तो 2-3 साल तक नहीं झरेगा। इतना यूरेनियम के जो है पावर होती है। तो परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु बम देखेंगे चाहे परमाणु ऊर्जा में, तो मुख्यतः यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का विशाल भंडार है भारत में, लेकिन यूरेनियम जो खनिज है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत खर्च पड़ जाएंगे। इसका भंडार भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन इसका उपयोग के लिए खर्च बहुत पड़ जाते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग अभी भारत सरकार जो है नहीं कर रहे हैं। तो परमाणु के लिए लेकिन किया जाता है इसका प्रयोग।
सिरका, नींबू, दही में पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है? तो क्षार पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाता है। तो आप लोग हम जानते हैं खट्टा यानी स्वाद चाखे उसको, ओहो खट्टा लग गया तो मतलब बुझ जाए वो अम्ल है। क्या चीज़ है? अम्ल है। अगर जो स्वाद में कड़वा नजर आ गया आपका, कड़वा 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 नजर आ गया तो वो मान लीजिए कि वो भस्म है। क्या चीज़ है? भस्म या क्षार भी उसको कहते हैं। क्या चीज़? क्षार भी कहते हैं, भस्म या क्षार भी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? भस्म या क्षार। तो यानी स्वाद में खट्टा तो अम्ल, कड़वा तो भस्म। आज सोच रहे हो कि कड़वा कैसे लगेगा भाई, ये हमको बता दीजिए। साबुन चाट के कभी देखे हैं? नहीं देखें तो साबुन सर्फ चाट के देखिए ना, स्वाद में कड़वा लगेगा। तो एक मतलब जो स्वाद में कड़वा लग गया वो भस्म, जो स्वाद में खट्टा लग गया वो क्या चीज़? अम्ल। तब देखिए सिरका के भी, सिरका यानी कि जो जिसको अचार कहते हैं वो स्वाद में खट्टा लगता है। नींबू, नींबू तो खट्टा, दही खट्टा लगता है। ये एक मतलब इस तीनों जो क्या चीज़ है? अम्ल है। नेक्स्ट देख लीजिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध होंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध होंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? बता दीजिए। लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है भाई? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ? नेपाल में पड़ता है। कब हुआ है जन्म? कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म। मृत्यु कहाँ हुई है? देख लीजिए मृत्यु कहाँ हुई है। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुई है, मृत्यु कहाँ हुई है? तो मृत्यु राजगीर में हुआ है, राजगृह में हुआ है। कब हुआ है? कब हुआ है? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 483 ईसा पूर्व में हुआ। टोटल कई साल बचे थे इन्होंने? 80 साल इन्होंने जिंदा रहे थे। कई साल? 80 साल। सबसे ज़्यादा उपदेश कब दिए हैं? कहाँ दिए हैं? सबसे ज़्यादा उपदेश यानी उपदेश सबसे ज़्यादा कहाँ दिए हैं? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सारनाथ में दिए हैं। कहाँ? सारनाथ में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। तो गौतम बुद्ध छाप लीजिए कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक है। कौन है? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट देख लीजिए, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग है। तो कौन सा देश है जो गंगा नदी को सफाई करने के लिए सहयोग किया है? तो जर्मनी जो है, जर्मनी देख लीजिए, जर्मनी जो है गंगा नदी की सफाई के लिए दोस्ती निभाया है भारत से। भारत को इन्होंने 960 करोड़ क्या चीज़? 960 करोड़ रुपया दिए हैं। कितना रुपया दिए हैं? 960 करोड़ रुपया दिए हैं ताकि आप इसको बढ़िया से सफाई करें। क्या चीज़? बढ़िया से सफाई करें। क्या खोए रहे हैं? कितना है? 960 करोड़ जो रुपया है गंगा नदी को सफाई करने के लिए। तो किस देश की मदद से? जर्मनी की मदद से। निम्नलिखित उपयोग में से भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद कर सकता है। कौन मदद कर सकता है भाई? तो कौन मदद कर सकता है? देखिए, रुपया का आबी मूल्य मदद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाएंगे तो मदद करेगा? नहीं। आयात पर उच्च शुल्क लगाएंगे तो मदद करेगा? नहीं। तो कैसे मदद करेगा वो देख लीजिए। तो आयात प्रतिस्थापना को प्रोत्साहन करेंगे तो भारत को जो है संतुलन सुधारने में महत्वपूर्ण मदद करेगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय
हस्तलिपियों का क्षय का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि भारतीयों द्वारा जो हस्तलिपि लिखी जाती थी, यानी कि हाथ के द्वारा लिपि लिखी जाती थी, वो क्षय मतलब धीरे धीरे नुकसान कैसे होने लगा? तो यानी भारत के पास अच्छा मशीन नहीं था उसमें छापने के लिए, ताकि अधिक से अधिक पब्लिश हो सके। अगर जो अधिक से अधिक अगर जो भारत उसको छाप भी लेता वो खराब मशीन से, तो इसको पास इतना साधन नहीं था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी भेज सके। इसी कारण से है जो ब्रिटिश काल में भारत की हस्तलिपियां धीरे धीरे क्षय होने लगी। क्या चीज धीरे धीरे क्षय होने लगी? तो इसका कारण क्या चीज है? कम कीमत वाली मशीन बनाया। तब भारत के पास पैसे नहीं था तो मशीन कैसे बनाता? भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, यानी ट्रैफिक नीति भी इसको बढ़िया नहीं था। दोनों कारण से क्या चीज ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हस्तलिपियों क्षय का प्रमुख कारण बन गया। अब देखिए ये भी मैथी आ गया है, तो ये हमको बताना उचित नहीं लग रहा। अब 250 250 में आप अगर जो जीरो ऐड कीजिएगा तो 250 ही होगा, ऑप्शन में दिया गया है नहीं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, मैथ बिहार पुलिस में ज़्यादा कोई बड़ा नहीं रहता। मैथ आसानी से बना सकते हैं, इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो मैथ इंग्लिश को हम लोग तो झूठ के बदनाम करके धरे हैं यार। असली तकलीफ तो हमें जीके देती है, असली सजा जो तकलीफ है हमें जीके देती है। मैथ को सिर्फ हम लोग तो बदनाम करके रखे हैं। तो इस बदनामी से दूर भगाइए, बिहार पुलिस के रोजगार ले जाइए। ये फंडा चलेगा या रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। एक आदर्श ईंधन वह जो है, आदर्श ईंधन क्या चीज है? आदर्श ईंधन क्या चीज हो सकता है? जैसे अगर आपसे मैं पूछ दूं कि आदर्श गांव क्या चीज है, तो कहिएगा कि हमारे गांव में सब पढ़ल लिखल है, हमारे गांव में जितना भी है सब अच्छा व्यक्ति है, यानी अच्छाई को बताएंगे वही हो जाएगा आदर्श। तो आदर्श ईंधन क्या चीज हो सकता है? तो ईंधन यानी मतलब जलावन ईंधन को कहते हैं। तो सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, तो वही तो और उच्च ऊष्मा देने वाला होना चाहिए। तो यानी कि आदर्श के मतलब सबसे टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। तो सस्ता भी होना चाहिए, कम प्रदूषण नहीं फैलावे, उच्च ऊष्मा वाला होना चाहिए। और तो इसमें से सभी जो होगा राइट आंसर, सभी जो है एक आदर्श ईंधन है। ओहो मैथ आ गया देखिए। तो इसमें आर्टिकल्स भर दीजिए। क्या चीज? आर्टिकल्स क्या चीज है? लेटस प्ले चेस। कि लेटस क्या चीज? प्ले चेस। अगर जो लेट अस के साथ कोई वाक्य लेता है, लेटस के साथ अगर जो कोई वाक्य लेता है, तो उसके बाद जो है प्ले के बाद यानी कि जो इसको सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या चीज है? नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या चीज? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या चीज? लेटस प्ले चेस। तो इसमें आर्टिकल नहीं होगा, नो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं है। हिंदी की आ गई। हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं सबसे प्रसिद्ध। फिर आ गई माला लुक्स प्रीटी। प्रीटी का मतलब होता है जानते हैं क्या चीज? सुंदर। क्या चीज? सुंदर। तो एक एंटोनियम्स बनाना है। क्या चीज? एंटोनियम बनाना है। कैसे? एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत शब्द। विपरीत शब्द का मतलब क्या चीज होता है? उल्टा शब्द। उल्टा शब्द आपको बनाना है। तो प्रीटी माने होता है सुंदर। तो प्रीटी, जैसे कि कहा माला लुक्स प्रीटी, मतलब माला जो है बहुत सुंदर दिख रही है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएं? नहीं, माला जो है बड़ी कुरूप देख रही है, बढ़िया नहीं लग रही है, वो गंदी लड़की लग रही है देखने में। तो क्या चीज? अगली। प्रीटी का क्या चीज? जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हम लोग एंटोनियम्स बनाएंगे। तो क्या चीज हो जाए? अगली, यानी माला लुक्स अगली। यानी मीनिंग पर थोड़ा सा भी कमांड कीजिए। अगर जो हम देखते हैं फाइन, तो यानी तो दिखने की बात ना हो गई। फाइन जो है तो हम महसूस कहेगा हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो आई एम फाइन, मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, मैं फाइन। तो फाइन तो होगी नहीं, दिखने उखने में, दिखने का विजुअल थोड़ी है फाइन। रफ को देख सकते हैं। तो रफ का मतलब होता है खुरदरा। तो यानी कैसन दिख रही है? खुदरा दिख रही है, गड्ढा उभर दिख रही है, खेत उत है माला नहीं। उसके बाद क्या चीज है? ऑप्शन नंबर डी टफ, कठिन दिख रही है माला। माला कठिन कैसे हो सकती है भाई? तो यानी कि माला क्या चीज होती है? अगली है। इसको ऑप्शन भी है, ऑप्शन से भी हम आसानी से छाट सकते हैं। तो क्या चीज है कि इंग्लिश कुछ नहीं है, मैथ कुछ नहीं है, हिंदी कुछ नहीं है, आप आसानी से सिर्फ करते जाइए पेपर हमारे साथ।
जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है, ठीक है भाई, बस एक अचानक चलना शुरू करता है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए हैं। कौन कौन नियम दिए हैं? 3 नियम। पहला नियम क्या चीज़ है? यानी कि पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व यानी कि कोई वस्तु अगर जो स्थिर है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है, क्या चीज में? विराम अवस्था में कोई वस्तु अगर जो विराम अवस्था में है तो वह रहना विराम चाहेगा। कैसा रहना? विराम चाहेगा। कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा। जब तक उसको कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगता है तब तक वो गति में ही रहेगी। दूसरा क्या चीज़ है जिसको हम लोग संवेग में परिवर्तन कह सकते हैं? क्या चीज़? संवेग में परिवर्तन का अनुपात जिसको कहते हैं। इसी के द्वारा जो क्या चीज़ यानी न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा क्या चीज़ है? रॉकेट हम लोग उड़ाने का काम करते हैं। क्या चीज़? दूसरे नियम के अनुसार। और तीसरा जो नियम है न्यूटन का, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया। क्या चीज? प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया। विपरीत क्रिया यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया। तो कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहना चाहेगा, गति में रहना चाहेगा तो गति में रहेगा। यानी कि कोई वो गेंद है उसको हम फेंके तो देखते होंगे कि कहीं जाके एक टाइम रुक जाता होगा तो उस पर से बाहरी बल यानी पहला जिस दिशा में जा रहा है उस पर हवा रोकेगा। उसके बाद जैसे लोहड़ा रहा है तो उसको क्या चीज़ यानी कि उसमें जो इसके मार्ग में जो गिट्टी पत्थर कंकड़ बालू आएंगे वो रोकेंगे। तो यानी कि जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगता है तब तक वो गति में ही रहना चाहता है। क्या चीज़ में रहना चाहता है? गति में। दूसरा है संवेग में परिवर्तन होगा, उसको यानी रॉकेट उड़ाया जाता है दूसरा नियम से। ये भी पूछ देगा रॉकेट जो है किस नियम से उड़ाया जाता है न्यूटन के? तो न्यूटन के संवेग यानी दूसरा नियम से। तीसरा नियम क्या चाहिए? प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया। प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। जैसे कि हम लोग नाव पर चढ़ते, नाव पर से अब किनारे पर नाव आ गया तो उछलते हैं इस प्रकार से, तो जैसे उछलते हैं तो नाव देखते हैं पीछे की तरफ चल जाता है। तो यानी कि हम क्रिया किए आगे तो नाव गया पीछे। फिर उसके बाद जैसे हम पिस्टल ले लेते हैं, राइफल, उसको चलाएंगे धाएं तो क्या चीज़? गोली निकलेगा आगे और पिस्टल भागेगा पीछे। तो यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो है क्या चीज़? न्यूटन के तीसरे नियम। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब हम एक बस पर हैं तो बस अचानक चलने लगा तो हम पीछे के बारे में क्यों घूमते हैं? तो क्योंकि हम उस टाइम विराम अवस्था में थे। बस भी क्या चीज़ है? विराम अवस्था में। बस एकाएक चल रहा है लेकिन तब पर भी हम विराम अवस्था में, तो बस चलेगा तो हम पर धक्का तो लगबे करेगी, तो हम उसी कारण से पीछे बारे मुड़ जाते हैं। ट्रेन पर जाते होंगे तो ऐसा आपको महसूस होता होगा। तो किस कारण? न्यूटन के गति के पहला नियम के कारण होता है कि हम यात्रियों जो है पीछे की ओर धक्का लगता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बताइए। तो हेमसा आकर्षक यानी दो गो निकाय है उसको बीच गुरुत्वाकर्षण यानी एगो इधर से चल रहा है एगो इधर से जो गाड़ी चल रहा है, यानी दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण होगा, हमेशा आकर्षण ही होता है। ओहो, इस संस्कृत का शब्द है, 3 ऑप्शन है, इसको नहीं बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ये तो जानवे करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देश की सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है? बता दीजिए। रेलवे। यानी कि भारत को जो सबसे बड़ा सार्वजनिक संगठन है यानी कि सबसे बड़ा जो है रेलवे है। हम जानते हैं कि भारत का जो रेलवे नेटवर्क है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दुनिया के कितना बड़ा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है कौन? रेलवे नेटवर्क जो है, रेलवे नेटवर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क इसमें है, भारत में है। तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल यानी सभी लोग जहाँ जाते हैं उसको सार्वजनिक कहते हैं। तो रेलवे में सभी लोग जाते हैं तो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल हो गई। नेक्स्ट दीजिए, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण जानते हैं आप लोग? वैश्वीकरण क्या चीज़ है? तो वैश्वीकरण जो है सबसे पहले जानेंगे कि यह 1991 ईस्वी में आया था। वैश्वीकरण से क्या चीज़ है? सांस्कृतिक मामलों में, आर्थिक मामलों में और सामाजिक मामलों में,
सामाजिक या राजनीतिक कहिए, कोई भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, ये तीनों मामलों में एक दूसरे के देश अगर जो सहयोग करता है तो वैश्वीकरण शामिल हो, वैश्वीकरण में शामिल। वैश्वीकरण का मतलब होता है हमारे संस्कृति, हमारे राजनीतिक, हमारे अर्थव्यवस्था को सभी देश जो है समान रूप से देखता है, उसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। सबसे पहले 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण लाया गया था। उस टाइम भारत के पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। भारत के पास मात्र 14 दिन के भोजन बचा हुआ था। रूस ने जब भारत ने वैश्वीकरण नीति अपनाई तो रूस ने इसको बहुत से मदद किया। खाना से लेकर, पीना से लेकर, भारत में जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड जितने भी फिल्म होते सब कहाँ विदेश रूस में चलाने लगा, जिसके कारण से एक्टर्स यानी कि कलाकार को यहाँ बढ़ोतरी मिली। कलाकार जो है कलाकारी पर उतर गए, बहुत सारे पैसे कमाने लगे। आज देख रहे हैं भारत का भी चाइना में भी चलता है, पाकिस्तानों कभी कभी भारत के मूवी देख लेता है, अफगानिस्तान, नेपाल, रूस, सब हर जगह। तो ये सांस्कृतिक मामला, राजनीतिक में भी जानते हैं कि हर जगह सब इंटरेस्ट लेते हैं, राजनीतिक में भी हेल्प करते हैं। देखे होंगे कि कुछ दिन पहले मोदी के प्रचार में नरेंद्र मोदी गए थे, ट्रंप के प्रचार में नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका प्रचार करने के लिए। यानी राजनीतिक मामलों, हर मामलों में सहयोग करने के लिए वैश्वीकरण नीति अपनाई गई थी, यानी विश्व को एकजुटता करने के लिए। क्या 1991 में तो क्या चीज़ है, अपनी अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य की स्थापना करना, यही बिल्कुल राइट आंसर। कानून में ढील देना, ढील देने वाला बात है नहीं। आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, ये वैश्वीकरण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कौची हो जाएगा, अपनी अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार कौन सा संगठन बनाया है? तो केंद्रीय सतर्कता संगठन, जिसको हम लोग CBI कहते हैं। क्या चीज़? CBI कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भ्रष्टाचार यानी कि कोई देखते होंगे नेता उता पर लागू कर देते हैं, आप पर CBI जांच लगा देती है। तो यही है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली में ये गठन किया गया CBI, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बनाया गया। बासीय पदार्थ, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होगा? बसीय पदार्थ, बसाई माने फैट्स का सामान अगर जो हम लोग ज़्यादा खा लेंगे तो फैट्स किस में पाया जाता है? तेल में, घी में, ये सब में क्या चीज़ फैट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर जो ये सब अगर जो आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको फैट्स बढ़ जाएगी, मतलब मोटापा बढ़ जाएगी। मोटापा बढ़ जाएगी तो मोटापा इसमें बढ़ जाएगी। वैसे पदार्थ ज़्यादा उपयोग करने, देखते होंगे कि किसी को वसा ज़्यादा होता है तो क्या चीज़ होता है कि वह मोटाने उठाने लगता है, चर्बी तरबी बिगने लगता है, जिस प्रकार से चर्बी है बिगने लगता है, और वह सुंदर व्यक्ति, वो जरूर सुंदर व्यक्ति दिखाई देगा एकदम। देखिए कि जैसे कि उसमें थोड़ा सा जो चर्बी आ जाती है तो उसका फेस जो है एकदम पूरा गोल मोटोल टाइट उट मासूस हो जाता है, जिसके कारण उसको क्या चीज़ होने लगता है कि बसिए के कारण उसमें फैट्स आ जाती है। और कोई कोई के देखते होंगे कि फैट से नहीं बन पा रहा, तो फैट से बन पाने चुटकल रहेगा, सब चीज़ एकदम पतला रहेगा, ऐसा लगेगा कि वो सूखल छुहाड़ा है। क्या चीज़ लगता है? सूखल छुहाड़ा है। तो ये आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या चीज़ होता है? तो मोटापा बढ़ जाता है। तो बिहार पुलिस का इसी प्रकार से जो हमारे 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का जो चल रही है बैच, प्रैक्टिस बैच, तो आप लोग भी हमारे साथ मिल करके प्रैक्टिस कीजिए। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे अच्छा लगा होगा तो आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं यहाँ रोक देता हूँ। आज जो 2 दिन है मेरी करेंट अफेयर्स की क्लास अभी स्टॉप कर दी गई है कुछ कारणवश से, और समस्याएं कुछ चल रही है, इसी कारण से जो है टाइपिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो हमारी बैच बिहार पुलिस की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है वो बहुत ही अपने रफ्तार में चल रही है। आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और बिहार पुलिस की कोई बैच नहीं रुकने वाली है। और रुक्मिणी एजुकेशन पर अब बहुत ही जल्द दरोगा की भी बैच आने वाली है। तो आप सभी लोग अब की बार चुकिएगा नहीं। केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का हो, दोनों नौकरी आपको, दोनों में से एक सीट आपकी
पक्की होनी चाहिए। तो रुक्मिणी एजुकेशन यानी बाढ़ की जो पहली संस्था है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर आप लगे रहिए ताकि आपको भी सफलता मिल जाएगी। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे अब कल मिलता हूँ।